हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं वो आपको रिवाइज करके लेके आने हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्लास हमने कब पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? एमटीपी के बारे में, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने कहा था कि क्यों हम यहाँ पे एमटीपी को करा रहे हैं, ठीक है। उसके आपने क्या देखे, यहाँ पे रीजंस देखे थे। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। हमने कहा था हम उन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं जो क्या होते हैं, यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। तो यहीं पे हमने बात की थी कि कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमित रोग कहते हैं। यानी किसी के संपर्क में आने से जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमित रोग कहेंगे या ट्रांसमिटेड डिजीज कहेंगे। तो कुछ इसी प्रकार की बीमारियां यहाँ पे होती हैं। हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रही हैं, उसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कह रहे हैं, या हम उसे क्या कह रहे हैं, एसटीडी कह रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आए थे। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, हमने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के कौन कौन हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। आपने यहाँ पे बात की थी गोनोरिया के बारे में, जो जननांग दाद होते हैं, सिफिलिस हो गया है या जननांग मस्सा हो गया है, क्लेमाइडियोसिस हो गया है, हेपेटाइटिस बी हो गया है, ट्राइकोमोनियासिस हो गया है, एचआईवी है जो कि क्या बनता है, एड्स का कारण बनता है। और सबसे खतरनाक अगर बात की जाए तो हमने कहा कि क्या है, एचआईवी संक्रमण यहाँ पे होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमने देखा था कि ये जो एसटीडी होते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, ये फैलती कैसे हैं, क्या क्या इनके वे होते हैं फैलने के। तो हमने क्या कहा कि अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये केवल इंजेक्शन, सिरिंज और सर्जिकल उपकरण साझा करने से फैलते हैं। या फिर क्या होता है, किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें अगर हमने ब्लड ट्रांसफर कर दिया, यानी कि क्या हुआ, कोई संक्रमित व्यक्ति है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड हमने लिया और किसी जो कोई हेल्दी पर्सन था उसमें हमने उसे चढ़ा दिया है, तो इससे भी क्या होती है, जो बीमारी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। या फिर क्या होता है, आपको बताया गया है कि अगर माँ एसटीडी से पीड़ित है तो विकासशील भ्रूण में भी फैल सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी संक्रमण और जननांग दाद को छोड़कर एसटीडी का यदि जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। उसके बाद आगे कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। आपको कहा गया है सम कॉमन सिम्टम्स फॉर एसटीडीएस इंक्लूड इचिंग, स्लाइट पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग एक्सेट्रा। अब आपको कहा गया है, देखिए ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसटीडी की, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। हमने कहा कि क्या जो इन्फेक्टेड एरिया होगा वो कौन होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यानी कि आपको अगर यहाँ पे सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ईचिंग होती है, क्या होता है, स्लाइट पेन यहाँ पे होता है, या फ्लूइड डिस्चार्ज यहाँ पे होता है, या स्वेलिंग यहाँ पे आ रही है, तो ये सारे सिम्टम्स कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, वहां पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको कहा गया है द एसटीडीएस आर asymptomatic for long time in individuals, thus leading to a late detection of a disease, making it incurable for the individual। सब क्या होता है, देखिए कभी कभी कुछ ऐसे रोग भी होते हैं कि जिनके सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, और जब उनके सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं तो जब वो क्या होता है, शुरुआती पीरियड होता है, इनिशियल जो स्टेज होती है, वहाँ पे पता नहीं चल पाता है। पता कब चलेगा, जब वो बीमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अब उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपको क्या बात बताई गई है, द एसटीडीएस रिजल्ट इन वेरियस कॉम्प्लिकेशंस दैट इंक्लूड एबॉर्शंस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी जिसे हम पीआईडी कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो गया है, और यानी कि क्या हो गया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज यहाँ पे हो गया है, स्टिल बर्थ हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी हो गया, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
STDs act as a barrier to achieving a healthy society. Thus, in the case of STDs, the prime importance is given to prevention or early detection that than the cure for these disease under reproductive हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं, ध्यान दीजिए। हमने क्या क्या बात की, हमने कहा एसटीडी के कुछ सामान्य लक्षणों में खुजली, हल्का दर्द, तरल पदार्थ निकलना और सूजन यहाँ पे शामिल है। एसटीडी व्यक्तियों के लंबे समय तक लक्षण रहित होते हैं, जिससे बीमारी का देर से पता चलता है और यह व्यक्तियों के लिए लाइलाज बन जाता है। अब आपको क्या यहाँ पे बताया गया है, एसटीडी के परिणाम स्वरूप विभिन्न जटिलताएं होती हैं, जिनमें गर्भपात होता है, पैल्विक सूजन यहाँ पे हो जाती है, एक्टोपिक गर्भधारण होता है, मृत बच्चे का जन्म होता है, बांझपन या यहाँ तक कि प्रजनन पथ का कैंसर भी शामिल है। अब आपको ये सारे सिम्टम्स बताए गए हैं किसके, जो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। तो आपने क्या क्या कहा कि यहाँ पे गर्भपात हो सकता है, जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पाथ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि पैल्विक सूजन हो गया है, यहाँ पे एक्टोपिक गर्भधारण हो गया है, या फिर जब यहाँ पे पार्चुलेशन होता है तो जो न्यू बॉर्न है वो कैसा होगा, डेड होगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, और कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है एसटीडी एक स्वास्थ्य समाज प्राप्त करने में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार एसटीडी के मामले में रोकथाम या शीघ्र पता लगाने को प्रमुख महत्व दिया जाता है, और फिर प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों के तहत इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए, अब आपने ये जान लिया है कि एसटीडी क्या होते हैं, एसटीडी के क्या क्या लक्षण होते हैं, और कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। साथ ही आपने इनके एग्जाम्पल भी देखे। अब ऐसे कुछ स्टेप्स होंगे जिससे कि हम एसटीडी से बचाव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है स्टेप टू प्रिवेंट एसटीडीएस, यानी कि एसटीडी से बचाव के क्या क्या उपाय यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक यहाँ पे आएंगे जिसमें क्या होते हैं, मिथ भी होते हैं, यानी कि लोगों को इसकी कंप्लीट जो नॉलेज होती है वो नहीं होती है। चाहे वो आप किसी भी चीज़ को लेकर के ले लीजिए, चाहे आप एडोलेसेंस की ही बात ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वो परेशान हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। ठीक है, सेम वही बात यहाँ पे भी है। जो यहाँ पे एसटीडी की बात की जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये बीमारी ट्रांसमिट होती है तो उसकी क्या क्या रीज़न है ट्रांसमिट होने के। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को टच किया और वो जो बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गई। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के कपड़े पहने तो वो जो बीमारी है वो ट्रांसमिट हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, मिथ होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और जो एक्चुअल नॉलेज इनके बारे में है वो हमें पता होना चाहिए। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं इनके प्रिवेंशन के, हमने कहा टू अवॉइड सेक्स विद स्ट्रेंजर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ओके, यानी अजनबियों या फिर एकाधिक साथियों के साथ जो यौन संबंध है उनसे बचना। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट आपको बताया गया है यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग द कोर्स मस्ट बी चेक्ड, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमने बात की थी जब हमने कहा था कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हमने बात की थी, और आपने अलग अलग वहाँ पे क्या देखे थे, मेथड देखे थे, जिसमें आपने नेचुरल मेथड्स देखे, आपने बैरियर मेथड्स देखे। तो आपको उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है, आप इस पॉइंट को और अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बता रहा है, इफ अ स्लाइट irritation is observed, contact an expert or a qualified doctor for a early detection of a disease and get ट्रीटमेंट ऑन टाइम, यानी कि क्या होता है, यदि थोड़ी सी भी जलन दिखे तो रोग का शीघ्र पता लगाने, समय पर इलाज कराने के लिए किसी विशेषज्ञ या योग्य चिकित्सक के संपर्क में आना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि हम जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहाँ पे कुछ भी आपको एबनॉर्मल चीज़ें लग रही हैं, तो आपने क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट वहाँ पे करना है। ये कुछ बेसिक से क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, और जिससे जो एसटीडी है वो यहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताई जाती है इनफर्टिलिटी के बारे में। देखिए, अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं इस चैप्टर में, अभी तक हमने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं। फिर हमारे पास जो नया टॉपिक आया था, हमने बात की थी पॉपुलेशन की।
हमने कहा पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, फिर हमने कहा कि जनसंख्या विस्फोट अगर यहाँ पे हो रहा है तो उसकी क्या क्या हमें प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, यानी क्या हुआ अगर जनसंख्या में वृद्धि हो गई। हमने कहा जनसंख्या में वृद्धि हुई तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे, जितने भी हमारे संसाधन थे, उनकी हमें अधिक आवश्यकता बढ़ी, यानी कि हमें प्रोडक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब हमने हर फील्ड में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया तो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी स्पीशीज हो, उन पे क्या है प्रभाव देखने को यहाँ पे मिला है। और किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिला है, ऑब्वियस सी बात है, हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। उसके बाद हमने कहा कि अगर यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। हमने कहा कारण हमारे पास अगर हमें पता है तो हमें निवारण भी उसके पता होंगे, और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सारे वो निवारण ही पढ़ रहे थे। अब आपके पास जो नया टॉपिक आया है इनफर्टिलिटी क्या हो, आपने सुना होगा कुछ ऐसे कपल होते हैं कि शादी के काफ़ी साल बाद भी उनका क्या होता है, वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो उसके इस केस में क्या हो कि ऐसे कौन कौन सी ट्रीटमेंट किए जाएं कि वहाँ पे क्या है जो प्रेगनेंसी है वो वहाँ पे हो पाए। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे इनफर्टिलिटी में आप पढ़ेंगे। आपने क्या पढ़ा, the inability to produce children even after a process of unprotected coitus is called infertility। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनका यूज नहीं किया है, किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आपने यूज नहीं किया है। उसके बाद भी यहाँ पे क्या है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो इस स्थिति को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, और इनफर्टिलिटी ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है, काफी टाइम के ऑब्जर्वेशन के बाद ये यहाँ पे टर्म दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा था रीजन लीडिंग टू इनफर्टिलिटी कैन बी फिजिकल डिजीजेस, कॉग्निशियस, इम्यूनोलॉजिकल्स, ड्रग्स और इवन साइकोलॉजिकल्स। ठीक है, रीजंस आपको अलग अलग बताए गए हैं। फिजिकल रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्या होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और डिजीज तो यहाँ पे आपको पता है। चलिए, नेक्स्ट आपको बताया गया है, इट इज नोटिस दैट इन सोसाइटी मेनली वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर बीइंग चिल्ड्रनलेस, बट द प्रॉब्लम कैन बी इन ईदर ऑफ द मेल और द फीमेल। ठीक है, अब कहा गया है कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जनरली ये जो कहा जाता है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आपको इस पॉइंट में यही बताया गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनफर्टिलिटी की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फीमेल में ही वो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम मेल में हो या फीमेल में हो, यानी कि इक्वली यहाँ पे चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के मेल और फीमेल में। नेक्स्ट आपको कहा गया है द डिसऑर्डर्स ऑफ इनफर्टिलिटी कैन बी ट्रीटेड समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स लाइक इनफर्टिलिटी clinic, and if these treatments are not effective then the couples can opt for a assisted reproductive technology ART। ठीक है, कहा जा रहा है कि क्या होता है अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ भी गई है तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा यहाँ पे इनफर्टिलिटी को दूर किया जाता है। यहाँ पे आपको आर्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया गया है। तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी बैरियर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी क्या होता है प्रेगनेंसी यहाँ पे नहीं हो पाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं, या बांझपन यहाँ पे कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या है, शारीरिक है या फिर रोग है या फिर जन्मजात हो सकता है, प्रतिरक्षा विज्ञानी या दवाएं या मनोविज्ञान भी इसके कारण हो सकते हैं। देखा गया है कि समाज में निसंतान होने का दोष मुख्य रूप से महिलाओं को ही दिया जाता है, लेकिन समस्या पुरुष या महिला दोनों में से किसी में भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि यहाँ पे जो इनफर्टिलिटी है उसका इलाज कभी कभी ये जो क्लिनिक होते हैं, बांझपन क्लिनिक जैसी विशेष स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों की मदद से किया जा सकता है, और यदि उपचार प्रभावी नहीं होते हैं तो जोड़े सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आएगी वहाँ पे हम पढ़ेंगे आईवीएफ के बारे में, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे।
आप आईवीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं, जब आप 9th-10th में थे तो आपने उसके बारे में जाना था कि आईवीएफ क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो क्या क्या चीज़ें हमने जानी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने देखा, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मेथड्स ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी, मेनली इन द लैबोरेटरीज वेयर द कंडीशंस दैट आर सिमिलर टू द बॉडी आर मेंटेन। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपको नाम ही बता रहा है क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होगी। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं हो रही है। बेसिकली हम कहाँ देखते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो यहाँ पे लैबोरेटरीज हैं, लैबोरेटरीज में आर्टिफिशियली यहाँ पे क्या किया जाता है, जो गैमीट हैं उनका फ्यूजन किया जाता है और वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा ही क्रिएट किया जाता है जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो क्या आपने बात की, आपने कहा इस प्रक्रिया में शरीर से बाहर मुख्य रूप से प्रयोगशालाओं में युग्मकों के संलयन की विधि शामिल होती है जहाँ शरीर के समान स्थितियाँ बनाए रखी जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है, द फर्टिलाइज्ड जाइगोट फॉर्म्ड विल देन बी डिवाइडेड एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विच इज देन ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने कहा कि इनफर्टिलिटी के बहुत रीजन्स यहाँ पे हो सकते हैं। हो सकता है कि क्या है, हमने कहा कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो किस प्रकार से हुआ, हमने कहा फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये हमारे पास फैलोपियन ट्यूब इस प्रकार से आती है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब आती है। यहीं पे क्या है, फीमेल गैमेट का होना जरूरी है और हमने कहा यहीं पे क्या है, जो मेल गैमेट है मेल गैमेट का होना जरूरी है, तभी यहाँ पे फ्यूजन होगा। अब कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे नहीं आ पा रहे। जो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है उसके एम्प्यूला वाले पोर्शन में मेल और फीमेल गैमेट नहीं आ पा रहे। ठीक है, अगर मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे नहीं आ पाए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे क्या है, लेबोरेटरी में क्या किया जा रहा है, मेल और फीमेल गैमेट का क्या है, फ्यूजन करा दिया। जब करा दिया तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें कुछ क्या होंगे, चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, डिवीजन होंगे, यानी कि 2 सेल स्टेज से क्या होगा, यहाँ पे 4 सेल स्टेज यहाँ पे आ रही है। इस प्रकार से क्या होंगे, डिवीजन होंगे जाइगोट में। और जब क्या है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, यानी जो जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन शुरू हो गया है और अब क्या है, वो भ्रूण बनने की प्रक्रिया उसमें शुरू हो गई है। तब इसे कहाँ स्थानांतरित कर लिया जाता है, यूट्रस में। अब क्या होगा, यूट्रस में इसे इंसर्ट करा दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर नेचुरल प्रोसेस होती तो किस प्रकार से होती, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, कब हुआ है, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। हमने कहा ये क्या है, जाइगोट है। इस प्रकार से हमने देखा था और हमने कहा था यहाँ पे क्या है, लेयर आते हैं। तो सबसे इनर लेयर को हमने क्या कहा था, एंडोमेट्रियम कहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो जाइगोट है ये यहाँ से चल के कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, यहाँ एंडोमेट्रियम में, इस प्रकार से। ठीक है, क्या कहा था इसे हमने, इम्प्लांटेशन कहा था। ये तो है नेचुरल प्रोसेस। हमने क्या कहा था, कब होगी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, 7th डे में हमने कहा था। ठीक है, तो 7th डे में क्या होगा, जैसे कि डे 1 में फर्टिलाइजेशन हो गई है, धीरे धीरे ये जो जाइगोट है ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और इसमें क्या होंगे, चेंजेस आने शुरू होंगे और यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ये तो है नेचुरल प्रोसेस। अब आर्टिफिशियली क्या किया गया, यहाँ पे जो जो लेबोरेटरी थी, लेबोरेटरी में क्या हुआ, फ्यूजन किया गया है मेल और फीमेल गैमेट का, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है और उस जाइगोट में अब क्या है, विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तब जाके इसे क्या होगा, यूट्रस में इंसर्ट किया जाएगा या जो यूट्रस है उसमें क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन नेचुरली हो रहा था अब क्या है, आर्टिफिशियली वो किया जा रहा है। तो यही आपको बताया गया। इसके बाद बनने वाला निषेचन ह्यूमनज विभाजित हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होगा जिसे बाद में महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्या कहते हैं इसे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं इसे। इतनी बात क्लियर है।
चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है, इसमें आप पढ़ेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि ZIFT के बारे में। क्या होता है इस प्रोसेस में, देखिए इन दिस प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेर। क्या कह रहा है, जब हमने यहाँ पे पढ़ा था, हम जब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे ह्यूमंस में, तो हमने कहा था फर्टिलाइजेशन हो गया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी इवेंट होते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आपने कहा था 2 से 4 सेल बन रही हैं, 4 से 8 सेल बन रही हैं, ठीक है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, in this process the transfer zygote और अर्ली एम्ब्रियो, यानी कि अर्ली एम्ब्रियो में कितने यहाँ पे ब्लास्टोमेयर हैं, 8 ब्लास्टोमेयर हैं, इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज परफॉर्म्ड। यानी कि क्या होता है यहाँ पे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जाइगोट या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर्स को महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब आपको अलग अलग ट्रांसफर के बारे में बताए जा रहे हैं। एक ट्रांसफर कहाँ पे किया जा रहा है, जो फैलोपियन ट्यूब है, दूसरा आपको बताया जा रहा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यानी कि IUT। It involves the transfer of embryo into the uterus of the female with more than 8 blastomere। अगर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है तो यहाँ पे सेल स्टेज कितनी थी, 8 थी। अगर यहाँ पे जो यूट्रस में किया जा रहा है तो सेल स्टेज कितनी होगी, 8 से ज़्यादा होगी, ठीक है। यही बात हमने की, हमने कहा इसमें 8 से अधिक ब्लास्टोमेर्स वाले भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे हम GIFT भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ द ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल एंड इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अदर female who can't produce the ovum but the internal body conditions are suitable for the process of fertilization and embryo development। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग प्रोसेस बताई जा रही हैं इनफर्टिलिटी को दूर करने के, ठीक है। जैसे कि आपने अभी IVF के बारे में पढ़ा, अब आपको GIFT के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम IVF के बारे में बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या हुई होगी कि यहाँ पे जो गैमीट का फ्यूजन है, गैमीट का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया उस प्रॉब्लम के लिए, हमने आर्टिफिशियली वहाँ पे गैमीट का फ्यूजन करा लिया है और अब जो फीमेल है, फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट करा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको बताई गई हैं कि अगर यूट्रस में ट्रांसफर किया जा रहा है तो सेल स्टेज क्या थी, अगर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कराया जा रहा है तो यहाँ पे सेल स्टेज क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया कि यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ी सी अलग सी प्रॉब्लम थी। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा इस प्रक्रिया में जो यहाँ पे डोनर फीमेल होती है उससे डिंब का संग्रह शामिल होता है। यानी कि क्या है, कोई एक ऐसी फीमेल है जिसमें ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, अब इस प्रोसेस में एक ऐसी फीमेल को लिया जाएगा, ऐसी डोनर फीमेल को लिया जाएगा जिसमें ओव्यूलेशन की प्रोसेस नॉर्मल हो रही है, और फिर इसे दूसरी महिला में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसमें कि क्या है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही थी, ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, इनफर्टिलिटी की होती है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट भी किया जाता है। यहाँ पे गैमीट नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा, गैमीट का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा। कभी कभी होता है कि गैमीट में यहाँ पे मोर्टेलिटी देखने को नहीं मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आपको क्या समझना है, अलग अलग जो मेथड है उसमें प्रॉब्लम भी अलग अलग है और सोल्यूशन भी उनका अलग यहाँ पे होता है। तो क्या आपने पढ़ा, आपने पढ़ा इस प्रक्रिया में दाता महिला से जो ओवम है, ओवम का संग्रह किया जाएगा और इसे दूसरी महिला में स्थानांतरित किया जाएगा जिसमें ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही है, लेकिन आंतरिक शरीर की स्थिति फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त है।
अब आपको क्या बताया गया है कि जो फीमेल है उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए जो फीमेल है उसकी बॉडी क्या है, बिल्कुल फिट है, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी जो बॉडी है वो बिल्कुल फिट है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ ओवम का ट्रांसफर यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ICSI के बारे में आपको बताया जा रहा है। इस प्रोसेस में क्या किया जा रहा है, इन दिस प्रोसेस the sperms are directly injected into the ovum of the female that result in the formation of the embryo in the laboratory। तो इस प्रोसेस में क्या किया जा रहा है, इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं को सीधे महिला के जो ओवम होते हैं उनमें इंजेक्ट किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रयोगशाला में भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि जो गैमीट है उसमें मोर्टेलिटी नहीं रही होगी। अब आपके पास फिर से बार बार एक ही क्वेश्चन आता है कि मोर्टेलिटी यहाँ पे मेल गैमीट में ही होती है, फीमेल गैमीट में मोर्टेलिटी यहाँ पे नहीं पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आती है, वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यानी कि AI। इस टेक्निक में क्या होता है, देखिए हमने कहा दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ सीमेन दैट कंसिस्ट ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम ईदर द हस्बैंड और हेल्दी मेल डोनर एंड इज देन इंजेक्टेड इनटू ईदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द यूट्रस, यानी कि इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन यहाँ पे होगा ऑफ द फीमेल बॉडी। क्या हमने पढ़ा है, हमने कहा कृत्रिम गर्भधान इसे हम कहते हैं। तो इस तकनीक में जो यहाँ पे मेल गैमेट, जहाँ पे क्या है सीमेन है, सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो कलेक्शन होता है या तो क्या है किसी हेल्दी पर्सन को ले लिया जाता है, या फिर क्या है कोई जो कपल है उसमें हस्बैंड का जो सीमेन है उसे यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे जो है फीमेल है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसे इंसर्ट किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा गर्भाशय गर्भधान कहते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, ऑल दीज मेथड्स आर परफॉर्म्ड बाय अ certified experts who are highly experienced with the technologies used and also require a instrument that are quite expensive। देखिए यहाँ पे आपने अलग अलग क्या पढ़ लिए हैं, अलग अलग मेथड पढ़ लिए हैं इनफर्टिलिटी को दूर करने के। जैसे कि आपने पढ़ा है यहाँ पे IVF के बारे में। ठीक है, IVF में क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा है GIFT के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की है ICSI के बारे में, और इसके बाद हमने यहाँ पे बात की AI के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। ठीक है, ये सारी जो टेक्निक हैं ये क्या हमें बताती हैं कि जो इनफर्टिलिटी है उसे किस प्रकार से दूर किया जाता है। अब इसमें आपको बताया गया है कि ये सभी विधियां प्रमाणित विशेषज्ञों द्वारा निष्पादित की जाती हैं, जो उपयोग किए जाने वाले प्रौद्योगिकियों के साथ अत्यधिक अनुभवी हैं, और उन्हें ऐसे उपकरणों की भी आवश्यकता होती है जो काफ़ी महंगे होते हैं, यानी कि जो वहाँ पे कार्य किया जा रहा है वो बहुत इजीली वहाँ पे हो और बहुत बारीकी से वहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है अनदर गुड ऑप्शन फॉर कपल्स हु डिजायर चिल्ड्रंस इज अ लीगल एडॉप्शन, यानी कि बच्चों की चाहत रखने वाले जोड़ों के लिए एक और अच्छा विकल्प है, वो है आप कानूनी रूप से किसी बच्चे को यहाँ पे गोद ले सकते हैं। तो क्लास काफ़ी सारे टॉपिक को हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है। आपने यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाना, आपने पॉपुलेशन को जाना, उसके कारण और निवारण जाने, जिनमें आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में जाना, उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं उनके बारे में जाना, उनके क्या लाभ क्या हानियाँ होती हैं, कौन से जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो सेफ होते हैं, इन सब के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट आपने ये जाना कि यहाँ पे जिन कपल्स का क्या होता है, यहाँ पे विदाउट, अगर वो कोई बैरियर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन को हमने क्या कहा था, इनफर्टिलिटी कहा था। इनफर्टिलिटी को दूर करने के क्या क्या मेथड्स यहाँ पे होते हैं वो सारे आपने यहाँ पे क्या क्या स्टडी किए। तो मैंने आपको कहा था ये जो चैप्टर है ये पूरा थ्योरेटिकल है, आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से समझना है यहाँ पर। तो क्लास हमारा जो चैप्टर है जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा था,
सो क्लास हमारा जो चैप्टर है जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा था वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन्हें रिवाइज करना है। ये जो चैप्टर है जब आप खुद से भी एक बार अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। सो आपको क्या करना है, बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।